नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। दोस्तों, सफलता की चोटी बड़ी ठपकदार और फिसलन भरी है। यहाँ तक पहुंचना जितना मुश्किल है, टिके रहना उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है। जरा सा बैलेंस बिगड़ा कि आप अर्श से सीधे फर्श पर। मगर जो लोग यहाँ टिक जाते हैं वो न सिर्फ इतिहास बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए मिसाल भी कायम कर जाते हैं। और आज हम जिस शख्स की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो जब तक जिया बड़ी शान से इस चोटी पर डटा रहा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं सिने सरगम। दोस्तों, कल हमने बात की थी HMV के लोगो और टीपू की। तो आज इसी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ पन्ने पलटते हैं टीपू के मालिक यानी खां साहब की सतरंगी जिंदगी के। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लंबे और समृद्ध इतिहास वाला एक छोटा सा कस्बा है कैराना। महाभारत काल में ये कर्ण की राजधानी था और नाम था कर्णपुरी। बाद में इसका नाम हुआ किराना और फिर धीरे धीरे ये कैराना हो गया। इसी कस्बे में 11 नवंबर 1872 को पैदा हुए खां साहब। पिता काले खां और चाचा अब्दुल्ला खां और नन्हे खां संगीत के धुरंधर थे। सो संगीतज्ञों के घर जन्मे थे, सो रोते भी सुरताल में थे और लगन ऐसी कि गायन की बारीकियों के साथ साथ मस्ती मजाक में सारंगी, वीणा, सितार और तबले जैसे वाद्य यंत्रों को भी बजाना सीख लिया। और सीखने की रफ्तार ऐसी कि महज 6 साल की छोटी सी उम्र में वे मौसीकी के जलसों में अपनी गायकी के जलवे बिखेरने लगे। शुरुआती सालों में अपने भाई अब्दुल हक के साथ गाया, लेकिन 11 साल के होते होते अकेले गाने लगे। 1888 में 16 वर्ष के अब्दुल को उनके पिता एक संगीत के कार्यक्रम में महाराजा मैसूर के दरबार में ले गए, जहां उनके चाचा सारंगी वादक थे। एक छोटे से गांव के छोटे से लड़के के लिए ऐसी शानदार जगह किसी सपने जैसी थी। लेकिन एक सुनहरे भविष्य की ओर खां साहब का यह पहला कदम था। 1890 में उनकी शादी उनकी चचेरी बहन गफूरन से हो गई। 1894 में काठियावाड़, जूनागढ़, बाथवान और जौरा के दरबार में अपनी गायकी का लोहा मनवाने के बाद खान साहब अपने सबसे छोटे भाई अब्दुल हक के साथ बड़ौदा की रियासत के दरबार में पहुंचे। उनकी लाजवाब गायकी ने रंग दिखाया और उन्हें रियासत का दरबारी गायक बना दिया गया। बड़ौदा दरबार में वो 4 साल रहे और इसी बीच उनकी मुलाकात रियासत के सरदार मारुति राव माने की बेटी ताराबाई से हुई। हालांकि उस्ताद पहले से ही शादीशुदा थे, पर संगीत सीखते सिखाते खां साहब और ताराबाई एक दूसरे को दिल दे बैठे। मगर जैसे ही इस बात की भनक लोगों को लगी, बड़ौदा रियासत में जैसे तूफान आ गया। मराठा सरदार की बेटी की एक मुसलमान गवैये से मोहब्बत। उस दौर में ऐसा होना तो दूर, सोचना भी गुनाह था। अब एक तरफ इश्क था और दूसरी तरफ राजा और समाज। और राजा से खिलाफत का मतलब था मुसीबत को खुली चुनौती देना। तो खान साहब ने मोहब्बत को चुना और 1898 में अपने भाई अब्दुल हक, ताराबाई
और एक नौकर के साथ आधी रात में चुपचाप बड़ौदा से 9-2-11 हो लिए। कुछ वक्त कोल्हापुर और मिरज में रहने के बाद वे मुंबई चले गए। कहते हैं कि कोल्हापुर में रहने के दौरान वो महाराजा मैसूर द्वारा आयोजित एक संगीत के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बॉम्बे से बेंगलोर जा रहे थे, लेकिन ट्रेन में उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्होंने मिरज में ही उतरने का फैसला किया। यहाँ उनकी मुलाकात एक फ़कीर से हुई। फ़कीर ने उन्हें ख्वाजा शमसुद्दीन मीरा साहब की दरगाह में जाने के लिए कहा। भोर के वक्त बीमार खां साहब दरगाह पहुँचे और इमली के पेड़ के नीचे बैठकर इबादत की। कहते हैं कि यहाँ जैसे कोई जादू हुआ और खां साहब बिल्कुल ठीक हो गए। 1910 तक और कई जगहों के साथ साथ शोलापुर में रहने के बाद खान साहब पुणे आ गए। ठुमरी और ख्याल गायन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए 1913 में 8 छात्रों के साथ उन्होंने आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना की और अगले वर्ष तक उनके पास 50 छात्र हो चुके थे। इनमें से अधिकांश का सारा खर्च खान साहब खुद उठाते थे। 1917 में इस स्कूल की एक शाखा उन्होंने मुंबई में भी खोली, लेकिन 1920 में मुंबई का स्कूल बंद करके वे स्थायी रूप से मिरज में बस गए। इधर उनके भाई उस्ताद अब्दुल वाहिद खान भी मिरज चले आए। दोनों भाइयों और उनके शिष्यों ने इस पूरे इलाके में किराना घराने की गायकी की धूम मचा दी। 1915 से मैसूर दरबार से उन्हें नियमित तौर पर गायन के लिए बुलावा आने लगा था। उनकी गायकी से प्रभावित होकर मैसूर के महाराज ने उनको संगीत रत्न के खिताब से नवाजा। खान साहब को पहली शादी से कोई औलाद नहीं थी, लेकिन ताराबाई से उनके 5 बच्चे हुए। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, मगर अचानक न जाने क्या हुआ और 1922 में दोनों की राहें जुदा हो गईं। इस अलगाव के साथ ही ताराबाई ने अपने बच्चों के नाम भी बदल लिए। नाम बदलने के बाद अब्दुल रहमान हो गए सुरेश बाबू माने, कृष्णा हो गई हीराबाई बड़ौदकर, चंपाकली कृष्णाराव माने, गुलाब कमलाबाई बड़ौदकर और सकीना हो गई सरस्वती राणे। मगर ताराबाई ने बच्चों को संगीत सिखाना नहीं छोड़ा। उनके 5 में से 4 बच्चों ने क्लासिकल मौसीकी की खिदमत की और किराना घराने की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाया। अपनी आवाज के कारण हीराबाई बड़ौदकर इतनी मकबूल हुई कि सरोजनी नायडू तक उन्हें गायन कोकिला कहा करती थी। सरस्वती राणे ने पार्श्व गायन में और सुरेश बाबू ने शास्त्रीय संगीत में धूम मचाई। कहते हैं कि ताराबाई से अलग होने के बाद खान साहब की आवाज में एक गहरी उदासी आ गई थी। अब उन्होंने अपना सारा ध्यान कर्नाटक संगीत की बारीकियों को समझने में लगा दिया। ताराबाई के बाद खान साहब ने आर्य संगीत विद्यालय में उनसे संगीत सीखने के लिए आने वाली सरस्वती बाई मिरजकर से तीसरी शादी की। सरस्वती बाई ने शादी के बाद अपना नाम बदल लिया और बानुबाई लतकर रख लिया। अक्टूबर 1937 में खान साहब एक संगीत के कार्यक्रम के लिए मद्रास में थे। 26 अक्टूबर 1937 को वो मद्रास से एक और कार्यक्रम के लिए पौंडीचेरी जा रहे थे। यात्रा के दौरान रास्ते में चिंगलपुट नामक स्थान पर उन्हें सीने में तेज दर्द का अनुभव हुआ। दर्द बढ़ता जा रहा था, इसलिए खान साहब ने आगे का सफ़र
मुलतवी करने का फैसला किया और रात में तकरीबन 11 बजे सिंगपुरम कोयलम नामक स्टेशन पर उतर गए। यहीं पर उन्होंने नमाज पढ़ी और इबादत करने लगे। 27 अक्टूबर 1937 को यहीं पर खां साहब ने आखिरी सांस ली। जिंदगी के आखिरी कुछ घंटे उन्होंने अल्लाह को याद करने, नमाज अदा करने और राग दरबारी में कलमा पढ़ने में बिताए। उनकी मौत के बाद उनके शागिर्द उनके शव को मिरज ले आए और उन्हें ख्वाजा मीरा साहब की दरगाह के पास उसी जगह दफनाया गया जहां कई साल पहले उन्होंने बीमारी में इबादत की थी। इमली के पेड़ के नीचे जिस जगह खां साहब ने इबादत की थी, उसी जगह उनकी याद में हर साल अगस्त के महीने में एक बहुत बड़े संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। खान साहब ने 2 सत्रों में अपने गानों की रिकॉर्डिंग भी करवाई। पहली 1905 में, जिसमें उन्होंने 2 से 3 मिनट की अवधि के 32 गाने गाए। इनमें से 22 गीतों को HMV द्वारा 1994 में फिर से जारी किया गया। दूसरी बार सुंदरबाई के आग्रह पर 1932 से 1936 के दौरान उन्होंने जर्मन ओडियन कंपनी के लिए 25 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। इस बार हर गाना 4 से 5 मिनट का था। खान साहब संगीत में एक क्रांति लेकर आए। उन्होंने संगीत को शाही दरबार और महफिलों से आज़ाद कराकर आम आदमी तक पहुंचाया। वे ऐसे पहले कलाकार थे जो दर्शकों को उन रागों के नाम पहले ही बता देते थे जिन्हें वो गाने वाले होते थे। साथ ही वो ऐसे पहले घरानेदार थे जिन्होंने टिकट वाले संगीत कार्यक्रमों के आयोजन की शुरुआत की। खान साहब अपने पीछे संगीत की एक ऐसी समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं जो संगीतकारों और पारखी लोगों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में एक और मज़ेदार कहानी के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए और सलामत रहिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और तुरंत वैक्सीन लगवाइए। साथ ही इस एपिसोड को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में ठीक 9 बजे आपका इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब ब खैर।